तो खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की वर्चुअली बैठक में रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबी फ्लू जैसी जीवन रक्षक मानी जा रही दवाओं की आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने गृह विभाग को सख्त निर्देश दिए कि इन जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर और रासुका जैसे एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा, जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती रहे। इसके अलावा सभी ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनातगी की जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर बेहद जानलेवा साबित हो रही है। रोज मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 162 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,23,544 हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में अब तक 29,754 नए संक्रमित मिले हैं। संक्रमितों का आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर, और देखिए कैसे एक हफ्ते के अंदर वायरस महिषासुर में तब्दील होता है। जो आंकड़े 15 अप्रैल को 23,000 के करीब रहते हैं, वो आज 29,754 है। राजधानी के कोविड अस्पतालों में भर्ती होने के लिए अब कोरोना मरीजों को सीएमओ से अनुमति नहीं लेनी होगी। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने अब भर्ती के लिए रेफरल लेटर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अब मरीज सीधे कोविड अस्पतालों में बेड खाली होने पर भर्ती हो सकता है। आयोग ने राज्य सरकार को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि हर अस्पताल के बाहर कोविड मरीजों के लिए कितने बेड खाली हैं, कितने भरे हैं, इसकी सूचना स्पष्ट रूप से लिखवाई जाए। निर्देशों का पालन करवाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो भर्ती के लिए अब सीएमओ की मंजूरी नहीं लेनी होगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी लखनऊ के अंदर सीएमओ के लेटर को लेकर मारामारी देखने को मिल रही थी। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ा कि एक बेटा अपनी मां को बचाने के लिए सीएमओ की गाड़ी तक के सामने लेट गया था। उसके बाद मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लेते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और अब आदेश जो जारी हुआ है वो ये कहता है कि भर्ती के लिए, मरीजों की भर्ती के लिए सीएमओ के रेफरल लेटर की जरूरत नहीं होगी। और साथ में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड किया गया है वो बाहर बेडों की संख्या को स्पष्ट तौर पर लिखे, बताएं कि कितने बेड खाली हैं, कितने खाली नहीं है। हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी लखनऊ से रूपांशी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हैं। रूपांशी, आप इस समय कहां पर मौजूद हैं? सीएमओ के लेटर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया, लेकिन धरातल पर क्या तस्वीरें, अभी भी सीएमओ के लेटर के लिए खींचतानी देखने को मिल रही है क्या? जी पूजा जी, इस समय हम राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में हैं। भले ही सरकार ने आदेश जारी कर दिया हो कि सीएमओ लेटर की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन लखनऊ के ज्यादातर अस्पतालों में मरीजों को बगैर सीएमओ लेटर की परमिशन के भर्ती नहीं किया जा रहा है। इस समय हम सिविल अस्पताल में हैं और यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है और यहाँ पर हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। इस समय हम वेटिंग हॉल में हैं और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, जो लोग एडमिट हैं, उनके परिवार वाले हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सरकार ने जिन जिम्मेदार अधिकारियों को काम दिया है उसमें से 35 अधिकारियों में से किसी का नंबर नहीं लग रहा है। कुछ के नंबर लग नहीं रहे हैं तो कुछ फोन उठा नहीं रहे हैं। आपका नाम? जी सुमेर प्रजापति है मेरा नाम। मैं जानकीपुरम से हूँ और आज जनता टीवी के माध्यम से मैं लखनऊ वासियों को बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि सरकार ने कहा है कि सीएमओ लेटर की जरूरत नहीं है, तो अस्पतालों में मरीजों को एडमिट किया जा रहा है। आपके परिवार वालों को आप जहाँ गए एडमिट किया गया? एक्चुअली मैं संडे को, मेरी मदर इन लॉ है जो उनको जो है सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो लखनऊ के मैंने जो है कि सारे हॉस्पिटलों में मतलब जो है कि जा करके वहाँ पर बात की। किसी ने बोला कि जो है मेरे यहाँ बेड खाली नहीं है, किसी ने बोला कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे मतलब हॉस्पिटल हम पहुँचे हैं, जो कि उसमें उनमें से एक मिडवेल हॉस्पिटल भी है, जानकीपुरम का जो है आइकॉन हॉस्पिटल है, विशाल हॉस्पिटल था और आपका जो है कि एसटी मैरी हॉस्पिटल था। बहुत सारे हॉस्पिटल हम लोग दौड़ दौड़ के गए, लेकिन आपने जो नंबर जारी किए हैं 35 नंबर, उस पे आप लोगों ने कॉल किया? कॉल उठ रहा है? मैंने सारे नंबर पे फोन किया है लेकिन कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। किसी से मेरी कोई बात नहीं हो पाई है। सरकार ने जितने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं कोई फोन उठाने को तैयार नहीं, किसी से कोई बात नहीं हो पा रही है। गवर्नमेंट
से कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग जो है कि आपका IM रोड पे एक हॉस्पिटल है, कैरियर डेंटल कॉलेज, वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि CMO का आप पर्चा दीजिए, तभी जो है कि हम लोग एडमिशन लेंगे। और इसके सिवा जो है कि हम लोग फिर वापस चले आए वहाँ पे, जब नहीं हो पाया तो शोभित। आप अस्पतालों में जब गए तो वहाँ पे आपसे CMO लेटर मांगा गया? हाँ मांगा गया, 1-2 जगह मांगा गया, और लेकिन हर जगह तो वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, ना ऑक्सीजन की उपलब्धता है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हुए। सरकार ने जो नंबर जारी किया, कोई नंबर नहीं, आपने उन नंबर पे कॉल बस किया? वो एक से दूसरे पे वो अपनी वो रख रहे हैं कि वहाँ मिलाइए, और कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई फोन नहीं उठा रहा कोई है? फोन नहीं उठाता है। जी पूजा जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने कुछ लोगों से बात किया, जो लोग एडमिट ठीक है है। उनके परिवार वाले, तो इन लोगों ने कॉल किया जो 35 नंबर है अधिकारियों के, और वहाँ पे कोई भी फोन नहीं उठा रहा है, और CMO के लेटर के परमिशन के बगैर कहीं पे भर्ती नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रूपांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बहुत ख्याल रखिए रूपांशी। तो रूपांशी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने तस्वीरें देखी और जो झेला गया है लोगों के द्वारा वो सुन भी रहे हैं आप। लगातार जनता टीवी आपको ये तस्वीरें तमाम दिखा रहा है ताकि आप समझ पाएं कि ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, सरकार और महकमे के बीच में कम्युनिकेशन का कितना बड़ा गैप है, और इस गैप की वजह से जनता कितना ज्यादा हलकान हो रही है, वो तस्वीरें इन आंकड़ों से बयां होती हैं। जो तमाम नंबर्स जारी किए गए हैं उन नंबर्स में से कोई भी फोन उठाने को राजी नहीं है, अपनी जिम्मेदारी कोई निभाना नहीं चाहता है। आखिरकार हालात काबू में आएंगे कैसे? तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को मुफ्त में टीका लगवाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअली हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में 18 साल से ज्यादा आयु वाले व्यक्तियों को 1 मई से कोविड टीकाकरण की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार व्यक्त उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि टीकाकरण अभियान को संचालित करते समय विशेष ध्यान रखें कि योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ हो, वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाए जाएं, कोल्ड चेन सहित सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था की जाए, परिवहन की व्यवस्था की जाए, ताकि पिछले दिनों जिस तरीके से वैक्सीन का अकाल देखने को मिल गया था बीच में, वो स्थिति उत्पन्न ना हो। अब वैक्सीन का जिक्र कर रहे हैं तो इस समय तमाम जो बीमार लोग हैं उनके लिए एक और वैक्सीन की तरह ही वायु काम कर रही है। वो कौन सी वायु है? प्राणवायु। जी हां, ऑक्सीजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ऑक्सीजन की उपलब्धता तत्काल बढ़ाने के लिए लखनऊ से ट्रेन के जरिए टैंकर बोकारो भेजे जा रहे हैं। ये टैंकर बोकारो से ऑक्सीजन भरकर लखनऊ लौटेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तेजी से उपलब्धता बढ़ाने के लिए सड़क और ट्रेन दोनों मार्गों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस समय राज्य देश दोनों ही जिन हालातों से गुजर रहे हैं उन हालातों की गंभीरता को समझिए। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे बीच में नासिक से कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जो आपको शायद परेशान कर देंगी। तो वहीं लापरवाहियों के आरोप भी हैं सरकार के ऊपर। वो आरोप हम नहीं लगा रहे, विपक्ष लगा रहा है। प्रियंका गांधी ने देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। भारत को ऑक्सीजन निर्यात उन्होंने 2019-20 का बताया है, साथ में 21-22 का बताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हम उत्पादक हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना का खतरा होने के बावजूद दोगुना ऑक्सीजन देश के बाहर दे दिया जाता है। ये क्यों किया गया? और ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हो रही हैं उनका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? यहां पर प्रियंका गांधी ने आंकड़े भी रखे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों और स्वास्थ्य महकमे की लचर हालातों को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन उत्पादन में भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, तो फिर यहां इसकी कमी क्यों? उन्होंने सरकार पर हमला साधते हुए कहा कि सरकार दुबई में ISI से बात कर सकती है लेकिन विपक्ष से बात नहीं कर सकती, उनके सुझावों पर चर्चा नहीं कर सकती। सुनिए। ISI से बात कर सकती है, दुबई में इनका वार्तालाप चल रहा है ISI के साथ। विपक्ष के नेताओं से बात नहीं कर सकती। जब विपक्ष के नेता सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दे रहे हैं, आज मैं नहीं समझती कि एक भी ऐसा विपक्ष का नेता है जो कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव तरह से इनको सुझाव नहीं दे रहा।
और सब कह रहे हैं, सब राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं हम साथ हैं आपके, हम सरकार के साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम मदद करना चाहते हैं, ये इस महामारी का सामना हमें इकट्ठे करना है। रेमडेसिविर आज एक जना मांग रहा है, ढूंढ रहा है कि कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर इंजेक्शंस वर एक्सपोर्टेड। 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन का निर्यात हुआ है हिंदुस्तान से पिछले 6 महीनों में, और आज हमारे पास कमी है। आप वैक्सीन्स को लीजिए, सरकार ने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट की हैं पिछले 6 महीने में। ज्यादा पिछले 6 महीने में नहीं, जनवरी से लेकर मार्च तक 6 करोड़ एक्सपोर्ट हुई हैं हमारे हिंदुस्तान से वैक्सीन। और उसी समय में 3 से 4 करोड़ हिंदुस्तानियों को वैक्सीन दी आपने। तो आपने हिंदुस्तानियों को पहले क्यों नहीं रखा? आपने उनको प्राथमिकता। तो वहीं कांग्रेस से सिर्फ आगे नहीं है बल्कि सपाई भी पीछे नहीं है। जी हां, प्रवक्ता अनुराग भदौरिया लगातार एक्शन मोड में। उन्होंने सूबे की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा इस समय मार्केटिंग इवेंट में लगी हुई है। सरकार अगर डॉक्टर, अस्पताल, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, इन तमाम व्यवस्थाओं पर ध्यान देते तो इतने लोगों की जान न जाती। सरकार ने 1 साल के समय के बावजूद कोविड अस्पतालों की व्यवस्था नहीं सुनिश्चित की, झूठे अवार्ड लेती रही। माल उत्तर प्रदेश की सरकार का, ये चुनी सरकार है, जनता ने इसको चुना था। जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार को निभाना चाहिए था, वो जिम्मेदारी माननीय उच्च न्यायालय निभा रहा है। कोरोना से लगातार उत्तर प्रदेश के शहरों में मौतें हो रही हैं, लगातार यहाँ कोरोना संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके बारे में चिंता नहीं की। वो चुनाव कराने बिजी है, माननीय उच्च न्यायालय चिंता कर रहा है, माननीय उच्च न्यायालय इस पर लॉकडाउन लगा रहा है। सोचिए आप, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। जो सरकार को काम करना चाहिए वो काम माननीय उच्च न्यायालय कर रहा है। तो सपा ने सरकार पर निशाना साधा है। अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं की गई, इसी वजह से सरकार आज बैकफुट पर है। तो दूसरी तरफ कानपुर में हुए विकास दुबे और उसके 5 साथियों के एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश की पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच आयोग को जांच में यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आपको बता दें, बिक्रू कांड के बाद यूपी पुलिस ने गैंगस्टर और उसके 5 साथियों का 1 हफ्ते के अंदर एनकाउंटर कर दिया था। इन एनकाउंटर को गलत बताते हुए यूपी पुलिस के खिलाफ जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 PIL दायर की गई थी, जिनमें से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यूपी पुलिस को फिलहाल के लिए क्लीन चिट दे दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से अभिनव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट आपके पास? यूपी पुलिस को क्लीन चिट। जी पूजा, आपको बता दूं कि कानपुर में 3 जुलाई को हुए बिक्रू कांड के बाद पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कुख्यात विकास दुबे और उसके साथियों की तलाश में जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करी थी और 10 जुलाई के अंदर विकास दुबे और उसके 5 साथियों का मुठभेड़ में एनकाउंटर कर दिया था। जिसके बाद कई संस्थानों ने इस एनकाउंटर को फेक बताया था और सुप्रीम कोर्ट में 6 याचिकाएं दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करी और 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश BS चौहान की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित करी जाए और इस पूरे एनकाउंटर की जांच कराई जाए। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने BS चौहान आयोग कमेटी गठित करी, जिसमें उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के एक पूर्व जस्टिस शशिकांत अग्रवाल और एक पूर्व DGP भी इस आयोग की कमेटी में शामिल थे, जिन्होंने पूरी जांच करी और इस 8 महीने की जांच के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी। इस दौरान उन्होंने अपनी शासन को रिपोर्ट जो सौंपी है वो 1300 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसमें 600 दस्तावेज लगाए गए हैं, जिसमें उनको पुलिस के खिलाफ गवाही देने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो हाथरस का पूरा मामला क्या था वो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। फिलहाल अब यूपी पुलिस को इस एनकाउंटर में जैसा कि सवालों के घेरे में खड़ा किया गया था, लेकिन फिलहाल क्लीन चिट मिल चुकी है। ये बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। तो वहीं हाथरस की बेटी के पिता की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जब पुलिस पकड़ने गई तो उसने भागने की भरसक कोशिश करी और लगातार पुलिस पर फायर भी करता रहा।
पुलिस लगातार कहती रही कि आत्मसमर्पण कर दो, मत भागो, लेकिन आरोपी माना नहीं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के दोनों पैरों पर गोली मारी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब डॉक्टरों का कहना है कि गौरव शर्मा के दोनों पैर काटने पड़ेंगे। बेटी के सर से आसमान छीना था, यूपी पुलिस ने पैरों तले जमीन खिसक छीन ली है। साढ़े 3 बजे के समथिंग फिर वो आया है, वहां से गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो जेल से छूटने के बाद गौरव किसान पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाता रहा था। 1 मार्च को दिन दहाड़े पिता की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। रामनवमी पर्व के मौके पर अयोध्या नगरी में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये क्यों पसरा हुआ है? क्योंकि कोरोना का दंश आज देश झेल रहा है। तो जनता टीवी आपसे कह रहा है कि कोरोना के मुश्किल क्षण में राम को खोजें अंतर्मन में। जी हां, रामनवमी के पर्व का मौका है। अयोध्या नगरी सन्नाटे में है। जी हां, यहां मंदिरों के प्रांगण सूने पड़े हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर यहां लोगों से अपने अपने घरों से ही त्योहार मनाने की अपील की गई है। जिला प्रशासन ने लोगों के बाहर निकलने को लेकर पाबंदी लगाई है और ना ही अब वो जिले में दाखिल भी हो सकते हैं। राम का जन्म हुआ लेकिन कुछ लोगों के बीच में। अयोध्या में भगवान श्री राम को पहली बार रामनवमी के मौके पर सोने का जो मुकुट है वो धारण करवाया गया है। भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ सोने का मुकुट धारण करने जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि 6 दिसंबर 1992 के बाद श्री राम ने चांदी का मुकुट धारण किया हुआ था। मुख्य पुजारी रामलला आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भक्तों ने गुप्तदान दिया, जिसके बाद रामलला को सोने का मुकुट पहनाया गया है। बीएस लाठी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं लाइव। बीएस लाठी, क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले अयोध्या की आप इस समय सीमा दिखा दीजिए तमाम दर्शकों को कि कैसा नजारा है। अब शाम का वक्त हो रहा है, शाम के समय में जो है अमूमन आज के दिन रामनवमी के मौके पर भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अभी जिस तरीके से आपके पीछे की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, छावनी में तब्दील है अयोध्या। जी पूजा जी, मैं अपने आप देख ही रहे हैं, मैं अपने कैमरे के भी माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ का जो नजारा है, आप देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग है, ये बैरियर है, ये पुलिस देखिए किस तरह से जो पुलिसकर्मी है वो सशक्त हैं। अयोध्या में उन्हीं लोगों को अगर एंट्री दी जा रही है जो जरूरत वो है या पहले से जो यात्री आए थे वो अयोध्या में एंटर कर चुके थे, उनको बाकायदा पुलिस निकाल रही है। और ये बॉर्डर है, ये बस्ती और गोंडा जनपद का ये बॉर्डर है, अयोध्या सीमा है। ये अयोध्या सीमा पे देखिए पुलिस जो है एकदम बाकायदा मुस्तैद है। और आप देख रहे हैं कि जो सड़कें हैं, या अगर बस की बात की जाए, छोटे छोटे ई रिक्शा है, देखिए सब पूरा खाली है। यहाँ का जो नजारा है, अगर यहाँ दिख भी रही है तो सिर्फ पुलिस दिख रही है, क्योंकि यहाँ जो लोग, जहाँ 10-12 लाख लोगों की भीड़ होती थी, और इस समय देख रहे हैं कि चाहे रिक्शा हो या कोई भी हो, तो इस बॉर्डर पे आप देख रहे हैं कि जो इक्का दुक्का या लखनऊ से ये हाईवे NH-28 है, इस NH-28 पे इक्का दुक्का देखिए गाड़ियां चल रही हैं। और बाकायदा जो प्रशासन ने अपील की थी, कोविड काल चल रहा है, अपने घरों में रह करके रोक। बिल्कुल, ये तस्वीरें मार्मिक हैं। ऐसे दौर में जब लोग मुसीबत में हैं तो अमूमन ऐसा होता है कि जब भक्त मुश्किल में होता है तो भगवान को याद कर लेता है और उसके पास पहुंच जाता है सुकून के लिए, लेकिन ये क्षण इतना ज्यादा मुश्किल है कि भक्त और भगवान का भी मिलन नहीं हो पा रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए जनता टीवी के साथ।